आज डिस्कस करेंगे स्टैटिक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या है? ये क्या है? रेजिस्टेंस टू मोशन मीन्स किसी गति का विरोध करना, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। किसी मोशन का विरोध करना, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है और ये कोई सरफेस है। अगर आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे विद ए फोर्स P, हम P फोर्स लेते हैं कि हम इसको पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल एक फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या करती है? ये फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस अप्लाइड फोर्स का विरोध करती है और इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देती। तो जो फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टेंस टू मोशन, जो विरोध करे मोशन का, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। एक इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई बॉडी m है, आपने इसको पुश किया और वो मोशन करने लग गई, तो वो थोड़ी दूर पहुंच के रुक जाएगी। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे मोशन स्टार्ट हुआ, आपने इसको एकदम से पुश किया और वो आगे की तरफ गई, और यहाँ पे ये पॉइंट 2 है जहाँ पे वो रुक गई। तो ये रुकी क्यों? ये फ्रिक्शन के कारण रुकी है। अगर इन दोनों सरफेस और इस बॉडी के बीच में फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी कभी भी ना रुकती, जैसे स्पेस में होता है। लेकिन अर्थ के ऊपर क्या है? फ्रिक्शन है, इसलिए जब आपने इसको मूव किया तो मूव करने के बाद फोर्स लगाने के बाद छोड़ दिया तो ये बॉडी स्टॉप हो गई थोड़ी दूर जाने के बाद। तो वो किस कारण से हुआ? इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टेंस टू मोशन है, कि गति का विरोध करना फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शनल फोर्स आते हैं: स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बात और हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती हैं। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इस बॉडी का जो वेट है W, वो मास इनटू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि वेट नीचे होगा। और इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में N फोर्स होती है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, नॉर्मल का मतलब यही है। और परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर। वेट को ये नॉर्मल फोर्स बैलेंस करती है, ये आप बोल सकते हैं। या फिर ये दोनों सरफेसेस को आपस में पुश करके रखती है, ये आप बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स वेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है जब हॉरिजॉन्टल सरफेस की हम बात करते हैं। तो इस तरह की ये फोर्सेस हैं। ये अप्लाइड फोर्स है, इसके बिल्कुल अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स है। ये वेट है नीचे की तरफ, तो ऊपर नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमारा आता है कि जो भी एक्शन है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये वेट है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो रिएक्शन होगी वो नॉर्मल रिएक्शन होगी, या नॉर्मल फोर्स हम उसको बोलेंगे। तो ये भी हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं इससे भी। तो समझते हैं स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता मतलब बिल्कुल स्थिर होना। आपके पास कोई सरफेस है, कोई बॉडी है मास m की, आपने इस पे फोर्स अप्लाई की, मान लीजिए वो P है, ये है अप्लाइड फोर्स, लेकिन ये मूव नहीं कर रही, ये मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट लग रही है, ये है फ्रिक्शन फोर्स, वो बिल्कुल इससे इक्वल है या फिर ये फ्रिक्शन फोर्स इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? जो फ्रिक्शन फोर्स है वो या तो ज़्यादा है या इक्वल है अप्लाइड फोर्स के। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जब मूव ना करे,
चाहे हम जितनी भी फोर्स अप्लाई कर लें उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है उसके अपोजिट। तो ये आप समझ गए होंगे, जब ऑब्जेक्ट मूव ना करे जितने भी आप फोर्स अप्लाई कर लें, तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स या तो उससे बड़ी है, अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, या फिर उसके बराबर है। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है? लिमिट का मतलब क्या होता है कि सहन करने की क्षमता, सहन करना। तो किसी चीज़ की लिमिट क्या है कि वो कहाँ तक सहन कर सकता है। मान लीजिए सरफेस है आपके पास एक, और एक बॉडी है मास m की, आपने p फोर्स अप्लाई की और यहाँ पे लग रही है फ्रिक्शन फोर्स F, जो बिल्कुल इसके अपोजिट है अप्लाइड फोर्स के। अब क्या है, ये आप फोर्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट खत्म हो जाएगी, मीन्स सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी कि वो इस बॉडी को मूव करने से रोक सके। तो ये रुकेगी नहीं, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको हम बोलते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की, जहाँ तक ये इसको रोक सकती थी, लेकिन हम जो अप्लाइड फोर्स है P उसको बढ़ाते चले गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो उसको रोक नहीं पाएगी। वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की कितनी मैक्सिमम हो सकती थी, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि इससे ज़्यादा वो इसको सहन नहीं कर सकती। अब इस पॉइंट पे आगे ये बॉडी मूव करेगी ही करेगी, तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, गति। तो गति जो है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक सरफेस है, एक बॉडी है मास m की, अप्लाइड फोर्स P, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू से ये P बहुत बड़ी हो गई और ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसकी गति को मेंटेन रखने के लिए चाहिए। तो ये होती है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए और उन दोनों के बीच में हो। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जब ऑब्जेक्ट मूव ना करे और उन दोनों के बीच में हो, सरफेस और बॉडी में। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल क्या होती है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ तक वो इसको सफ़र कर सकती थी अप्लाइड फोर्स को, उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही करेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये मेनली 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं जो एक्ट करते हैं सरफेस और बॉडी के बीच में। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।